नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में साथियों जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, ये 15 क्वेश्चन रेलवे में साथियों हर बार हर एग्जाम में साथियों रिपीट होते हैं। गाइज, इन 15 क्वेश्चनों के बारे में साथियों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग साथियों एक क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। लगभग साथियों अगर आप सोचकर चले साथियों तो इन 15 क्वेश्चनों में हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो फिर चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि पित्त का स्रोत क्या है। गाइज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है पित्ताशय, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत और ऑप्शन नंबर डी है साथियों बड़ी आंत। गाइज, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भैया वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यकृत। यानी कि साथियों आपका राइट आंसर है साथियों यकृत। देखिए भैया, क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। साथियों इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पितरस का स्रोत है। साथियों स्रोत का मतलब होता है उत्पत्ति यानी कि निर्माण, यानी कि पितरस का निर्माण होता है। तो साथियों पितरस का निर्माण होता है भैया यकृत में। आइए डिटेल में समझते हैं साथियों पितरस के बारे में। पितरस का स्रोत या निर्माण की बात कहूं साथियों में तो भैया इसका निर्माण होता है साथियों यकृत में। और भैया ये इकट्ठा कहां होता है जाकर के? इकट्ठा होता है साथियों ये पित्ताशय में। ये क्वेश्चन साथियों पता नहीं आपसे रेलवे और एसएससी में कितने बार पूछे गए हैं। और देखिए साथियों ये कार्य कहां जाकर करता है? साथियों ये कार्य करता है भैया छोटी आंत में जाकर के। इसका कार्य क्या है साथियों? तो इसका कार्य है भैया वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। बात क्लियर है? ये वसा के पाचन में सहायक होता है। और देखिए साथियों इसका जो पीएच मान होता है साथियों, इस पितरस का जो पीएच मान होता है साथियों वो होता है 7.5 से लेकर के 8.5। यानी कि साथियों इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है साथियों? प्रकृति होती है साथियों हल्की क्षारीय। बात क्लियर है? अगर साथियों मैं पितरस के रंग की बात करूं साथियों तो भैया इसका रंग होता है साथियों हरा। और किसके कारण होता है? साथियों याद रखना, शरीर में किसी का भी कोई भी रंग हो तो रंग देने के लिए जिम्मेदार कौन होता है साथियों? वर्णक जिम्मेदार होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है तो साथियों वर्णक के कारण होता है। और कौन से वर्णक के कारण होता है भैया? तो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है साथियों? एक वर्णक है। हम साथियों इसे जटिल प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि लगभग इसमें 95% मात्रा में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए साथियों हीमोग्लोबिन को एक जटिल प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार साथियों पितरस का रंग हरा होता है। किस वर्णक के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है? तो भैया विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। विलिवर्डिन वर्णक के कारण होता है। बात क्लियर है? और देखिए भैया पितरस के बारे में और बात करते हैं। साथियों पितरस जो है इसका निर्माण साथियों हमारे शरीर में 24 घंटे लगातार होता रहता है। किससे होता है साथियों? तो भैया लीवर से होता है, यकृत से होता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछे कि एक दिन में कितना होता है, प्रतिदिन कितना होता है, तो साथियों याद रखना लगभग 700 से 800 ml साथियों प्रतिदिन हमारे शरीर में साथियों लीवर क्या बनाता है भैया? यकृत क्या बनाता है? पितरस का निर्माण करता है। तो
आशा करता हूं साथियों ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 कि मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में भैया ये सभी क्वेश्चन आपसे किस में पूछे गए हैं? एसएससी में पूछे गए। अगर साथियों एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो भैया इसका मतलब यह है कि भैया ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, कि सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? साथियों आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन B1 में लिख लेता हूं साथियों। ऑप्शन नंबर ए है भैया विटामिन B1। ऑप्शन नंबर बी है साथियों विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी है साथियों विटामिन ए, भैया B12 के, और साथियों है डी। और ऑप्शन नंबर डी है भैया विटामिन B7। देखिए साथियों अब हम बात करते हैं इन ऑप्शनों के बारे में कि भैया इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ध्यान रखना है साथियों, जो सेब होता है उसमें भैया ये विटामिन B1 जो होता है भैया ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B1, बात क्लियर है? B1 सेब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर साथियों गाजर की बात करें तो भैया विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है साथियों गाजर को। और मुख्यतः साथियों ये क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? और देखिए विटामिन सी की बात करें साथियों तो विटामिन सी के जो सबसे अच्छे स्रोत है साथियों वो आते हैं खट्टे फल। जैसे कि मैं बात करूं आंवला, नींबू, संतरा, इमली, ये सभी साथियों विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर साथियों आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों तो भैया आंवला से पूछेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। अब मान लीजिए साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से ऐसे कौन से विटामिन है जिनमें साथियों दूध प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है साथियों। तो याद रखना है साथियों विटामिन ए का, B12 का, के का और डी का। साथियों जो दूध है भैया ये सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इन विटामिनों का। बात क्लियर है? और बात करें साथियों विटामिन B7 की तो साथियों विटामिन B7 का सबसे अच्छा जो स्रोत है साथियों वो है भैया चॉकलेट। क्या है साथियों? चॉकलेट। क्या है भैया? चॉकलेट है। बात क्लियर है? और बात करें साथियों तो भैया विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में आपको और क्या याद रखना है साथियों? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश याद रखना है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी स्रोत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। विटामिन B1 की बात करें तो सेब याद रखना है। विटामिन सी की बात करें तो खट्टे फल याद रखने हैं। खट्टे फलों में साथियों आंवला, नींबू, संतरा, इमली। विटामिन ए की, B12 की, के की और डी की बात करें साथियों तो याद रखना है साथियों इन सभी विटामिनों का दूध सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन B7 की बात करें तो भैया चॉकलेट है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। गाजर की बात करें तो विटामिन ए और साथ ही विटामिन डी की बात करें तो भैया सूर्य का प्रकाश। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लगभग मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, में लिख लेता हूं। आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों यूरोक्रोम और ऑप्शन नंबर सी है साथियों हीमोसाइनिन वर्णक। हीमोसाइनिन वर्णक और ऑप्शन नंबर डी है साथियों हीमोलिम्फ। देखिए भैया बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
आपका क्वेश्चन क्या है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखना है साथियों, मूत्र का जो पीला रंग है साथियों वो भैया यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। बात क्लियर है। यूरोक्रोम का निर्माण होता है साथियों हीमोग्लोबिन के विखंडन से। हीमोग्लोबिन के विखंडन से जब हीमोग्लोबिन टूटता है साथियों तो यह यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है और इसी यूरोक्रोम वर्णक के कारण साथियों मूत्र का पीला रंग होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मूत्र का हल्का पीला रंग होता है। बात क्लियर है। अगर साथियों हमारे ब्लड की बात करें, मानव के ब्लड की बात करें साथियों, तो मानव के ब्लड का लाल रंग होता है, आप सभी को पता है। किसके कारण होता है साथियों? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात क्लियर है साथियों। मैंने पिछले टेस्ट सीरीजों में साथियों एक क्वेश्चन करवाया था कि ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? नीला होता है। आर्थ्रोपोडा और साथियों मोलस्का, ये जो फाइलम है साथियों, आर्थ्रोपोडा और साथियों मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? नीला होता है। किस वर्णक के कारण होता है? अगर साथियों आपसे वर्णक पूछे तो यह हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। ध्यान रखना है साथियों, जो आर्थ्रोपोडा है ये एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था। अब मैं जो बोलूंगा, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है भैया आर्थ्रोपोडा, और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है साथियों मोलस्का फाइलम या मोलस्का संघ। बात क्लियर है। और देखिए हीमोलिम्फ के बारे में जानते हैं साथियों। कॉकरोच जिसे आप तिलचट्टा भी कहते हो, ये जो कॉकरोच है साथियों, इस कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? सफेद होता है। बात क्लियर। ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है साथियों कॉकरोच, लेकिन अपवाद है क्योंकि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव है साथियों उन सभी का ब्लड का रंग नीला होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। लेकिन भैया ये अपवाद है कॉकरोच, और इस कॉकरोच के ब्लड का रंग साथियों सफेद होता है। किसके कारण होता है? तो भैया हीमोलिम्फ के कारण होता है। बात क्लियर है। और देखिए भैया, देखिए साथियों, अब बात करते हैं मूत्र के पीएच की। तो साथियों मूत्र का जो पीएच मान होता है भैया वो होता है 6, यानी कि इसकी जो प्रकृति है साथियों वो कैसी होती है? वो होती है भैया दुर्बल अम्लीय। बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों मूत्र के घटक की। तो देखिए भैया मूत्र के घटक में बात करें तो 95% तो साथियों पानी होता है भैया मूत्र में। बात क्लियर है। इसके अलावा बात करें 2.6% साथियों यूरिया होता है, 0.4% साथियों यूरिक अम्ल होता है, यूरिक अम्ल, और साथियों 2% में क्रिएटिनाइन होता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी है थायराइड, ऑप्शन नंबर सी है अग्नाशय, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पीनियल काय ग्रंथि। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों अग्नाशय ग्रंथि। क्या होगा भैया? अग्नाशय ग्रंथि। ध्यान रखना है साथियों जो अग्नाशय ग्रंथि है भैया ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, और साथियों साथ ही साथ में मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। देखिए मैं आपको समझाता हूं साथियों, जो ग्रंथि होती है भैया वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों, क्वेश्चन हटा दो भैया, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी होती है साथियों बहिस्रावी ग्रंथि, और तीसरी होती है साथियों मिश्रित ग्रंथि। अब एक एक ग्रंथि के इतिहास के बारे में जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों हार्मोन का निर्माण करती है।
बात क्लियर है। बहिस्रावी ग्रंथि साथियों रस का, जैसे कि पित्तरस हो गया है कि नहीं है, अग्नाशय रस हो गया, इस तरीके से रस का निर्माण करती है। बहिस्रावी ग्रंथि है साथियों रस का और भैया एंजाइम का निर्माण करती है। बात क्लियर है। और जो मिश्रित ग्रंथि है साथियों, ये भैया रस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है साथियों, और भैया हार्मोन का भी निर्माण करती है। अब इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये हार्मोन का भी निर्माण करती है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी व्यवहार करती है, और भैया ये रस का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी ये व्यवहार करती है। इसलिए साथियों मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है साथियों? अग्नाशय ग्रंथि है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों, और ये मिश्रित ग्रंथि भी है। अब क्वेश्चन आता है साथियों कि भैया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि अगर मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात करूं भैया, तो भैया थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी। बात क्लियर है। और सबसे छोटी की बात करूं साथियों, तो भैया पीनियल काय ग्रंथि है। पीनियल काय ग्रंथि है साथियों सबसे छोटी। और साथियों अगर मैं पीयूष ग्रंथि की बात करूं, तो भैया पीयूष ग्रंथि साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। बात क्लियर है। अगर साथियों मैं बहिस्रावी ग्रंथियों में बात करूं, और साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करूं भैया, तो लीवर है। ये लीवर साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है साथियों, और भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि भी है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि। और साथियों अगर मैं बहिस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे छोटी ग्रंथि की बात करूं साथियों, तो ध्यान रखना साथियों लेक्राइमल ग्रंथि है सबसे छोटी। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5 कि मां और शिशु के बीच गले लगना या फिर चूमना किस हार्मोन को प्रेरित करता है? गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों मैं बता देता हूं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्वेश्चन कह रहा है कि मां और शिशु के बीच गले लगना साथियों और शिशु को मां के द्वारा चूमना कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? साथियों मां और शिशु के बीच में साथियों जो प्यार है साथियों इसको प्रेरित करने वाला हार्मोन है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बात क्लियर है। तो भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। ऑक्सीटोसिन देखिए साथियों ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये साथियों पीयूष ग्रंथि के साथियों पश्च भाग से निकलता है। बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए इसका पहला पॉइंट लिख सकते हो आप साथियों कि मां व शिशु के बीच प्यार को प्रेरित करना कौन प्रेरित करता है भैया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है। दूसरा जन्मदायक हार्मोन भी कहा जाता है साथियों इसे। अगर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि जन्मदायक हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, तो साथियों याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन को कहा जाता है। बात क्लियर है। और देखिए नंबर 3 पर साथियों ये गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है। गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है। ये भैया गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है। कौन साथियों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथियों नंबर 4 पर आप लिखोगे महिलाओं में साथियों जो दूध बनता है
महिलाओं में साथियों शिशु के लिए साथियों जो दूध बनता है, इस दूध को साथियों बाहर निकालने के लिए साथियों ये हार्मोन प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बात क्लियर है? आपने सुना होगा साथियों कि गाय व भैंस के स्तनों से दूध को बाहर निकालने के लिए साथियों एक इंजेक्शन दिया जाता है साथियों, वो इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। तो देखिए ये बात भी लिख लीजिए नोट लगाकर भैया कि गाय व भैंसों के स्तनों से दूध को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। बोलो क्या ये सारी कहानी आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ में आई या नहीं आई? भैया क्वेश्चन को हटा दो स्क्रीन से। देखिए अब दूसरे हार्मोन के बारे में बात करते हैं। दूसरा हार्मोन था साथियों हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या करता है साथियों? तो भैया महिलाओं में दूध के निर्माण में सहायक होता है। ये महिलाओं में दूध के निर्माण में साथियों सहायक होता है। बात क्लियर है? साथियों याद रखना जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये भी साथियों दूध के निर्माण में सहायक होती है। बात क्लियर है? मेमोरी ग्रंथि भी साथियों दूध के निर्माण में सहायक होती है और प्रोलैक्टिन हार्मोन भी साथियों महिलाओं में दूध के निर्माण में सहायक होता है। तीसरा है साथियों हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसे साथियों एडीएच हार्मोन भी कहा जाता है। ये क्या करता है साथियों? तो भैया आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन करता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो याद रखना साथियों कौन सा हार्मोन करता है? थायराइड हार्मोन करता है भैया, जो कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि साथियों आपके गले में पाई जाती है। बात क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 10 बुद्धि का केंद्र स्थित है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन नंबर डी है साथियों मध्य मस्तिष्क। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए के बारे में समझते हैं साथियों, प्रमस्तिष्क के बारे में। अब आपको इतना तो पता होगा साथियों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया जो प्रमस्तिष्क होता है भैया वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखिए हमारा जो मस्तिष्क है ये 3 भागों में बटा हुआ होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग है, मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं है भैया, और पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो प्रमस्तिष्क है यानी कि सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है और थैलेमस है। बात क्लियर है? मध्य मस्तिष्क का कोई भी उपभाग नहीं है। पश्च मस्तिष्क की बात करें साथियों तो इसके भी 3 भाग, नंबर 1 पर पोन्स फेरोली, नंबर 2 पर मेडुला ओब्लंगेटा और नंबर 3 पर है साथियों सेरेबेलम। बात क्लियर है? जिसे साथियों अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। अब सुनिए हम बात करते हैं साथियों प्रमस्तिष्क के बारे में। तो देखिए यह आपकी बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतन, इन सभी का साथियों केंद्र माना जाता है। किसे भैया? प्रमस्तिष्क को। ध्यान रखना साथियों प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। बात क्लियर है? और देखिए भैया थैलेमस के बारे में बात करते हैं। थैलेमस साथियों दर्द को, गर्म को और भैया ठंडा को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस की बात करते हैं साथियों, तो भैया जो हाइपोथैलेमस है भैया ध्यान रखना
भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा, इन सभी को नियंत्रित करता है। और साथियों मध्य मस्तिष्क की बात करें भैया, तो इसका कोई उपभाग नहीं होता साथियों, ये देखने और साथियों सुनने में सहायक होता है, यानी कि आंखों पर नियंत्रण करता है और साथियों कानों पर नियंत्रित करता है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। बात क्लियर है? आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं साथियों। जो परम मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क ये भैया आपकी बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियां, ज्ञान, वाणी, चिंतन, इन सभी को नियंत्रित करता है साथियों। थैलेमस साथियों बाहरी दर्द, आपके शरीर का बाहरी दर्द या बाहरी ताप जैसे कि गर्म या ठंडा, इनको नियंत्रित करता है भैया ये थैलेमस, याद रखना। हाइपोथैलेमस को साथियों हमारे शरीर का थर्मामीटर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो आंतरिक ताप है साथियों उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा साथियों भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा, ये सभी साथियों आपसे शब्द देकर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया इन सभी को नियंत्रित कौन करता है, तो भैया हाइपोथैलेमस करता है। मध्य मस्तिष्क का साथियों ये देखने और साथियों सुनने का कार्य करता है, इसका कोई उपभाग नहीं है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ओडेंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन से है? गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ब्लड, ऑप्शन नंबर बी है साथियों लीवर, ऑप्शन नंबर सी है टीथ और ऑप्शन नंबर डी है भैया हार्ट, यानी कि हृदय। बताइए अगर साथियों आपको किसी भी शाखा के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए साथियों जो टीथ है यानी कि हमारे जो दांत है, इस दांतों का अध्ययन साथियों विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों उस शाखा को कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। बात क्लियर है साथियों? अगर मैं ब्लड की बात करूं तो साथियों ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। बात क्लियर है? उसके अलावा साथियों एक आपको ऑप्शन है भैया लीवर। देखिए लीवर के बारे में भी जान लेते हैं। लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, दोनों में अंतर है साथियों। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी में है साथियों, लीवर का अध्ययन हिपेटोलॉजी पे है साथियों, याद रखना। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी। और साथियों एक आपका ऑप्शन है साथियों हार्ट, यानी कि हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है साथियों उस शाखा को कहा जाता है भैया कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है साथियों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए साथियों अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साथियों कि पेशी को अस्थि से जोड़ने में सहायक होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कंडरा, ऑप्शन नंबर बी है तंतु और ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कंडरा। कंडरा के बारे में सुनिए, कंडरा, इसे साथियों इंग्लिश में टंडन भी कहा जाता है। ये कंडरा क्या करता है साथियों, आपकी जो अस्थि होती है यानी कि जो हड्डी होती है साथियों इसको पेशी से जोड़ने में सहायक होता है। बात क्लियर है? ये साथियों कोलेजन तंतुओं का बना होता है, कोलेजन तंतुओं का बना होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि कंडरा किसका बना होता है तो भैया कोलेजन तंतुओं का बना होता है। साथियों इसका रंग सफेद होता है, इसका रंग साथियों सफेद होता है। बात क्लियर है? और साथियों आपका अगला ऑप्शन है साथियों तंतु। साथियों जो तंतु होता है भैया ये दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है, यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने में सहायक होता है तंतु। इसे साथियों इंग्लिश में फिलामेंट भी कहा जाता है, सॉरी लिगामेंट भी कहा जाता है। लिगामेंट कहा जाता है भैया तंतु को, दो अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है साथियों ये तंतु, ये लिगामेंट, ये स्नायु भी कहा जाता है साथियों इसे।
और साथियों ये पीले रंग का होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंडरा टंडन। और अस्थि को अस्थि से जोड़ने का कार्य कौन करता है साथियों? स्नायु तंतु या फिर साथियों लिगामेंट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब साथियों आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सामान्य निषेचन होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय, ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी है साथियों डिंब वाहिनी नलिकाओं में, और ऑप्शन नंबर डी है वर्षण में। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों डिंब वाहिनी नलिकाओं में। देखिए निषेचन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है साथियों। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं साथियों, इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के थ्रू ही साथियों युग्मनज या फिर साथियों जायगोट का निर्माण होता है। इस युग्मनज में जायगोट को साथियों मानव शरीर की पहली कोशिका या फिर साथियों मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। मानव जीवन की ईंट भी कहा जाता है। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो भैया कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया? तो साथियों महिलाओं में होती है। और महिलाओं में कहाँ होती है साथियों? अंडाशय में नहीं होती, गर्भाशय में नहीं होती, डिंब वाहिनी नलिकाओं में होती है। और साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वर्षण, ये तो साथियों पुरुष में होता है, इसमें भैया शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। चले भैया ओके। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साथियों, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ऋतुस्राव की स्त्रियों में शुरुआत होती है। ऋतुस्राव कहा जाता है साथियों मासिक धर्म चक्र को। बात क्लियर है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 45 से 50 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। साथियों मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, मैंने पूरा चैप्टर करवा रखा है साथियों। अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं साथियों बायोलॉजी के, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं साथियों। बॉटनी तो नहीं करवाई मैंने आपको, बॉटनी में मैंने 4-5 चैप्टर नहीं करवाए, और तो पूरी मैंने बायोलॉजी करवा रखी है। तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर चैनल पर जाओ प्लेलिस्ट में देखो साथियों, आपके पूरे चैप्टर के एमसीक्यू और साथियों फुल डिटेल में चैप्टर पढ़े हैं, जाके देख लीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साथियों बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 से 14 वर्ष में। मासिक धर्म चक्कर की बात हो रही है साथियों, मासिक धर्म चक्कर ये साथियों महिलाओं में आता है। और इसकी शुरुआत कब होती है साथियों? तो भैया इसकी शुरुआत होती है किशोर अवस्था से। किशोर अवस्था। और साथियों किशोर अवस्था कब स्टार्ट होती है? 12 से 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है। और इसका अंतिम कब तक आती है? अंतिम वर्ष कौन सा है? तो साथियों 40 से 45 वर्ष। साथियों पहली बार जब आती है तो उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है रजोदर्शन, पहली बार। और साथियों ये जो अंतिम बार आती है साथियों इसे कहा जाता है रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती ये दोनों साथियों शब्द भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में निहित होना, ऑप्शन नंबर बी है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में निहित होना, ऑप्शन नंबर सी है साथियों सौर ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में निहित होना, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोई नहीं। बताओ साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप भी दे सकते हो। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में निहित होना। बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अब लिखना क्या, समझाना क्या इसमें साथियों, बस सिंपल सी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन के, बी में है साथियों ऑक्सीजन के, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन के, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। गाइज आप सभी को पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है साथियों, ये भैया कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथियों इसमें 1:2:1 में उपस्थित होते हैं। आपको पता है साथियों कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH2O का होल ट्वाइस N होता है। ये इसका सूत्र होता है साथियों। बात क्लियर है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों की बढ़त के लिए अत्यंत आवश्यक है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है वसा और ऑप्शन नंबर डी है साथियों उपरोक्त सभी। गाइज बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटीन। साथियों जो प्रोटीन होता है ये साथियों हमारे शरीर की मरम्मत करता है, शरीर की मरम्मत करता है। ध्यान रखना 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं साथियों उनके लिए भैया प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में आवश्यक होती है बजाय कार्बोहाइड्रेट और वसा के। बात क्लियर है, ध्यान रखना साथियों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि जो एथलीट खिलाड़ी होते हैं साथियों उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका सेवन करवाया जाता है, भैया कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का। तो ध्यान रखना साथियों कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से साथियों आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है। और साथियों वसा की बात करें तो भैया वसा से थोड़ी लेट ऊर्जा मिलती है, लेकिन भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है, सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। बात क्लियर है, तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखिए साथियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पेस मेकर का कार्य है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन नंबर बी दिल की धड़कन को रोकता है, ऑप्शन नंबर सी है साथियों दिल की धड़कन को धीरे धीरे रोकता है और ऑप्शन नंबर डी है साथियों इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया कि ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, पहली बात तो। लेकिन साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया पेस मेकर का संबंध, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रेलवे में पूछा गया था भैया ये क्वेश्चन। तो किस अंग से है साथियों, तो भैया हार्ट से यानी कि हृदय से। बात क्लियर है। और ये पेस मेकर क्या करता है साथियों, आपकी जो हृदय की धड़कन है, आपकी जो दिल की धड़कन है साथियों, इनको भैया प्रारंभ करता है। बात क्लियर है, आशा करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोलस्क संघ के उदाहरण है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर बी है सीपिया, ऑप्शन नंबर सी है घोंगा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, पहले तो आप बताओ। पता है क्या किसी को? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। साथियों ये सभी मोलस्क संघ के उदाहरण है। और मैंने आपको मोलस्क संघ के बारे में बताया था साथियों कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्क संघ। और साथियों मोलस्क संघ के जितने भी प्राणी है साथियों वो भैया पानी में रहते हैं। बात क्लियर है। ऑक्टोपस, सीपिया, घोंगा ये साथियों मुख्यतः आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी साथियों आपको वीडियो? अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।
गाइस इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। मैंने साथियों लगभग बायोलॉजी के हर चैप्टर के साथियों एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओ और चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने डिटेल में थ्योरी भी साथियों करवा रखी है आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। कोई सी भी एग्जाम दे लेना भैया, एक बार पढ़ लो चैप्टर, फिर कोई सी भी एग्जाम दे लेना। सभी इस बुकों के आप अगर एमसीक्यू सोल्व करोगे साथियों तो सभी एमसीक्यू सोल्व कर सकते हो मेरे द्वारा पढ़ाई हुई बातों से। तो बहुत अच्छा कंटेंट है साथियों, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है और हाई लेवल तक लेके गया हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो जाओ चेकआउट करो और चैनल को बहुत सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, कर लो यार, छोटा भाई हो आप, कितना साथ आप कर ही सकते हो। फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार बताया करो किस तरह की वीडियो चाहिए, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं दोगे साथियों मैं अपने मन से कैसी कैसी वीडियो डालूंगा कि भैया आपको चैप्टर पढ़ना है, ग्रुप डी के लिए अच्छे क्वेश्चन पढ़ने हैं, या फिर साथियों किसी टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ। कमेंट बॉक्स में बताओ यार आप किस लिए हो, मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, आपके लिए। मेरी जिंदगी का तो मैंने छोड़ दिया, जो कुछ करना है वो कर लिया, मैंने तो आपके ऊपर कर रखा है जो कुछ कर रखा है। अब आप ही साथ नहीं दोगे तो मेरा साथ और कौन देगा बताओ। जुड़ जाओ यार, और मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ, आपकी जिंदगी बनाने के लिए। अगर किसी भाई की जिंदगी मेरे से बन जाती है साथियों, अगर किसी का घर मेरी वजह से चल जाता है तो साथियों मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैं आपसे किसी भी कोई पैसा नहीं ले रहा है किसी भी चीज का। और एक बात को ध्यान रखना, आज कह रहा हूं, जब तक मैं रहूंगा तब तक आपसे मैं 1 रुपये भी नहीं लूंगा। इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी साथियों। अगर आपने साथ दिया साथियों तो और भी अच्छे अच्छे टीचर लेके आऊंगा आपके लिए अलग अलग सब्जेक्टों के। और साथियों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस बिल्कुल जीरो लेवल टू हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बस साथ आपको देना है, आपका प्यार चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।